हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का पार्ट 6 ऊतक, जिसे इंग्लिश में टिश्यूज़ कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर में कि जो ऊतक है वो क्या कार्य कर रहे हैं, ऊतक के क्या प्रकार हैं और पादप में जो ऊतक पाए जा रहे हैं वो किस तरह से अपने कार्य को बताते हैं। तो हमारा चैप्टर ऊतक है। तो सारे बच्चों ने यदि सेल्स कोशिका के चैप्टर को पढ़ा होगा, समझा होगा, तो उन्हें ये ऊतक चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जो कोशिकाओं का जो समूह है, कोशिका का जो समूह है जिनकी उत्पत्ति और रचना एवं कार्य कैसे हो, समान हो, वो कहलाते हैं ऊतक। तो हम उन्हीं ऊतक के बारे में जानेंगे, क्योंकि ऊतक जो है कोशिकाओं से ही मिलकर बना है, कोशिकाओं का समूह है। तो कोशिका क्या करती है, एक घर का निर्माण करना, जैसे क्या करती है जीव में, जैसे एक घर बन रहा है तो ईंट क्या करती है, उस घर को बनाने में उसे आधार प्रदान करती है। वैसे ही किसी भी जीव को बनाने में उसकी कोशिकाएं उसका मुख्य आधार हैं, उसकी संरचनात्मक इकाई हैं। तो यही कोशिकाएं आपस में मिलकर एक समूह के रूप में मिलकर जो रचना के रूप में उसका निर्माण करती हैं, वही कहलाते हैं ऊतक। तो हम जानेंगे आगे की प्रश्न की श्रृंखला में कि ऊतक क्या है। तो ऊतक कोशिकाओं का वह समूह जिनकी रचना एक समान होती है तथा विशिष्ट कार्य को अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए संगठित होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ऊतक कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिनकी उत्पत्ति और रचना कैसी होती है, समान हो, ऊतक कहलाते हैं। तो आपको इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से याद करना है कि ऊतक क्या है। तो आपको समझ में ही आ गया कि कोशिकाओं का समूह है, जो कोशिकाओं के समूह व्यवस्थित होकर एक रचना का निर्माण करते हैं, जिनकी उत्पत्ति और रचना कैसी होती है, समान होती है। अब हम जानेंगे कि पादप में पाए जाने वाले ऊतक कौन कौन से हैं। तो आप याद रखिए, इस ग्राफ के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो पादप ऊतक देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक विभज्य ऊतक और एक स्थायी। उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, विभज्य यानी जो विभाजन का कार्य करे, और जो है स्थायी मतलब वो रहकर अपना कार्य, स्थायी रूप से रहकर अपना कार्य को करते हैं, तो वो स्थायी ऊतक कहलाते हैं। तो विभज्य ऊतक देखिए 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शीर्षस्थ विभज्य ऊतक, दूसरा है पार्श्व और तीसरा है अंतर्विष्ट। देखिए शीर्षस्थ का मतलब है जो प्लांट के ऊपरी भाग में शीर्ष में पाए जाएं, तो वो शीर्षस्थ। और जो पार्श्व मतलब आजू बाजू, ठीक है, पार्श्व का मतलब होता है उनकी शाखाओं में, राइट लेफ्ट में जो शाखाएं निकलती हैं उनमें, क्योंकि उनकी वृद्धि होगी तभी तो प्लांट बढ़ेगा। और आगे अंतर्विष्ट, अंदर की सेल्स जो डेवलप होती है वो अंतर्विष्ट विभज्य ऊतक के कारण होती हैं। अगला है स्थायी ऊतक। तो स्थायी ऊतक को एपिडर्मिस ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक में बांटा गया है। और जो मध्य में है सरल स्थायी ऊतक, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 3 भागों में डिवाइडेड है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सरल स्थायी ऊतक, याद रखिए स्थायी ऊतक 3 प्रकार हैं। पहला एपिडर्मिस ऊतक, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। अब इनमें अलग अलग हैं। एपिडर्मिस में हमेशा याद रखिए ऊपर की जो सेल्स जो बनी रहेगी वो एपिडर्मिस है। अब ये सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक है, इनके प्रकार हैं। सरल स्थायी ऊतक के 3 प्रकार, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। आप उससे वर्डिंग को 2-3 बार पढ़ना, क्योंकि ये नाम आपके लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाते हैं। अब आ जाता है जटिल स्थायी ऊतक, जो 2 प्रकार के होते हैं प्लांट में, वेरी इंपॉर्टेंट है, जाइलम और फ्लोएम। अगर जाइलम और फ्लोएम नहीं होंगे तो प्लांट में जो पानी और खनिज लवण, जो जल है और खनिज लवण है, उनके परिवहन का कार्य नहीं होगा। तो उनके परिवहन का कार्य यही जटिल स्थायी ऊतक करते हैं। तो हमने जाना कि सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक के प्रकार क्या हैं। आइए अब हम अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुकोशिक जीवों में ऊतकों का उपयोग है क्या है। तो
याद रखिए, बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न प्रकार के ऊतक विभिन्न कार्य करते हैं, यानी सारे ऊतक जो हैं अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। चूंकि कोशिकाओं का एक विशेष समूह केवल एक ही विशेष कार्य को संपन्न करता है, इसीलिए वे उस कार्य को दक्षतापूर्वक करते हैं। इस प्रकार बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन, यानी याद रखिए सारी कोशिकाएं अपना अपना कार्य करती हैं और इसीलिए ये शरीर जो होता है बहुत सारी कोशिकाओं से मिला हुआ बना हुआ होता है। तो आपको याद रखना है बहुकोशिक, क्योंकि सारी कोशिकाएं, याद रखना हमारे शरीर में सारी सेल्स हैं, तो ये सारी सेल्स अपना अपना कार्य करती है। कोई मरम्मत करने का कार्य करती है, कोई प्रोटीन प्रदान, सारी कोशिकाएं हैं वो अलग अलग कोशिकाओं के अंदर जो अंग पाए जाते हैं वो अंग अपना अपना कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता है? तो आप चित्र से ही बिल्कुल इजी में समझ में आ रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। है तो सभी चीज़ें, जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, पर सबसे आपको क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी गैस, तो आपको आंसर देना है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो प्लांट है उनमें पानी जो है वो वेपर बन के निकल रहा है, तो वो वाष्पोत्सर्जन। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन का क्या कार्य है? यदि वो प्रक्रिया हो रही है तो वो क्या डिफाइन कर रहे हैं? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटा द्वारा संपन्न होती है। अभी हम जानेंगे कि स्टोमेटा क्या होते हैं। स्टोमेटा मीन्स रंध्र कहा जाता है। तो स्टोमेटा द्वारा संपन्न होती है। यह पौधों से क्या करती है? पौधों से मिट्टी से पौधे में जो मिट्टी है उससे पानी का अवशोषण करने का कार्य करती है, और अवशोषण करके पानी जो अवशोषित हो जाता है और पत्तियों के माध्यम से, रंध्र के माध्यम से धीरे धीरे पानी क्या हो जाता है? वायुमंडल में निकल जाता है। तो आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि पत्ती के रंध्र से पानी जो है वेपर बन के निकल रहा है, वही कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। तो याद रखिए, पानी जो है प्लांट में पूरे पार्ट में पहुंचना चाहिए, तो वो पूरे पार्ट में जाइलम फ्लोएम के द्वारा पहुंचा, तो पर कुछ जो है प्लांट के लिए आवश्यक नहीं है वो पानी, तो वो क्या होता है? वेपर बन के बाहर निकल जाता है, उसे ही हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगला प्रश्न है, सरल ऊतक के कितने प्रकार? हमने पहले ही ग्राफ से जान लिया कि सरल ऊतक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सरल ऊतक 3 प्रकार के, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब इनमें से जो पैरेन्काइमा है उसके 2 प्रकार हैं, क्लोरेन्काइमा हरित ऊतक, और एरेन्काइमा जो है वो इसी के पैरेन्काइमा के प्रकार हैं। तो आपको ये ऊतक के नाम याद रखना है। अब हम आ जाते हैं सीड्स में। अभी मैंने बताया था कि प्लांट के सीड्स में जो ऊतक पाए जाते हैं वो विभज्य ऊतक, तो वही पूछा गया है कि जो विभज्य ऊतक है वो कहाँ पाए जा रहे हैं। तो प्रारोहक का शीर्षस्थ विभज्य ऊतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में। यदि जड़ और तने में ये ऊतक नहीं पाया जाएगा तो प्लांट जो है वो ग्रोथ ही नहीं करेगा, क्योंकि प्लांट की जो जड़ें हैं और जो उसका तना है वही तो क्या कर रहा है? प्लांट की वृद्धि करेगा और एक नया प्लांट विकसित होगा। तो जड़ का और तने का विकसित होना आवश्यक है, तो जिसके लिए कौन सा ऊतक कार्य करेगा? विभज्य ऊतक, शीर्षस्थ विभज्य ऊतक। आप चित्र के माध्यम से देख ही रहे होंगे कि जो सीड्स में है एपिकल टिश्यू बोलते हैं या एपिकल मेरिस्टेमिक बोलते हैं, ये क्या करता है? शीर्षस्थ में पाया जाता है। तो याद रखना आपको, शीर्षस्थ विभज्य ऊतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि करता है। अगला है नारियल का रेशा। याद रखिए, जो हम नारियल देखते हैं उसमें ब्राउन कलर का जो ऊपर जो रेशा है वो रेशा क्या है? तो वो जो रेशा है जिसको हम छीलते हैं नारियल के, और नारियल को छीलने में जो ऊपर से दिख रहा है तो वो ऊतक जो है वो है स्क्लेरेन्काइमा। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि वो रेशा क्या। सारे बच्चे देखिए, ये जो नारियल के ऊपर ब्राउन कलर से जो रेशा दिखाई दे रहा है यही रेशा कहलाता है स्क्लेरेन्काइमा। तो हम जब नारियल लाते हैं तो ऊपर जो ब्राउन कलर का जो रेशा है वही रेशा कैसे बना उसका नाम बताना था। तो क्या है? स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और ये जो आप देख रहे हैं जो षटकोणीय संरचना बनी हुई है
वो स्क्लेरेन्काइमा की ही बनी हुई है। जब हम उस स्क्लेरेन्काइमा का डिसेक्शन करते हैं, उन रेशों का डिसेक्शन करते हैं और स्लाइड में देखते हैं तो उसकी संरचना इस तरह से दिखाई देती है। तो ये हुआ स्क्लेरेन्काइमा। आपको याद रखना है नारियल का रेशा स्क्लेरेन्काइमा ऊतक का बना होता है। अब आ जाता है फ्लोएम के संगठक कौन कौन से हैं। तो फ्लोएम के संगठक है चालनी नलिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशा। अगला है उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो हमारे शरीर में जो पूरे गति हो रही है वो किसके कारण हो रही है? पेशीय ऊतक। तो पेशीय ऊतक हमारा जो बॉडी का जो पार्ट्स है वो ऊतक क्या करता है? हमारे शरीर में गति प्रदान करता है। अब न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है? तो आपको न्यूरॉन की संरचना समझ में आ रहा है। न्यूरॉन एक पूंछ के समान यानी पूंछ से जुड़ी हुई संरचना होती है जिसमें केंद्रक होता है और उसके चारों तरफ जो रहता है साइटोप्लाज्म होता है और इसमें एक्सॉन और उसकी जो तंत्रिकाएं हैं आपस में जुड़कर, याद रखिए, किसका निर्माण करती हैं? न्यूरॉन का निर्माण करती हैं। आता है न्यूरॉन देखने में पुच्छ सहित तारे के आकार का ऊतक होता है। तो आप चित्र से समझ में आ गए। पुच्छ सहित मतलब ऐसा लगता है कि जैसे स्टार है और स्टार में एक पूंछ आ रही है, तो यही कहलाती है न्यूरॉन की संरचना। अगला है हृदय पेशी के 3 लक्षण बताइए, यानी हृदय में जो पाई जाने वाली पेशी है वो क्या कार्य कर रही हैं। तो आप चित्र में देखिए कि हृदय की जो पेशी है वो किस तरह से दिखाई दे रही हैं और वो क्या कार्य करेंगी। पहला है कि हृदय पेशियां अनैच्छिक पेशियां। अनैच्छिक का अर्थ होता है कि वो अपनी इच्छा से नहीं चलती हैं, वो हमेशा अनवरत लगातार चलती रहती हैं। ये हृदय की यदि ये पेशियां गति करना बंद कर देती हैं तो मनुष्य की डेथ हो जाती है। तो आप याद रखिए कि हृदय पेशियां अनैच्छिक पेशियां हैं जो जीवन भर लयबद्ध होकर और प्रसार एवं संकुचन का कार्य करती हैं। दूसरा है हृदय की पेशी कोशिकीय और बेलनाकार शाखाओं वाली होती है। क्या बोल रहा है वो? हृदय की पेशी कैसी है? बेलनाकार और शाखाएं वाली। आप चित्र में देख ही रहे होंगे। अगला है हृदय पेशी कोशिकाएं एक केंद्र की होती हैं, यानी जितने भी आप देखिए सेल्स में छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहे हैं वो उसका केंद्रक है। तो हृदय की जो पेशियां हैं उन पेशियों में हर एक सेल्स में केवल एक केंद्रक पाया जाता है। आप ये पॉइंट याद रखिए, यही लक्षण है हृदय की पेशियों के। अगला है एरिओलर ऊतक की क्या कार्य है। एरिओलर का मतलब होता है, एरिओलर हमारा वायवीय ऊतक है, तो वो क्या कार्य करता है? तो यह आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। एरिओलर जो ऊतक है वो प्लांट में पाया जाता है। तो प्लांट में ये क्या करता है? अंगों को सहारा प्रदान करता है। यह अंगों के भीतर खाली जगह को भरता है और ऊतकों की मरम्मत में भी सहायता करता है। अब अगला आ जाता है कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं, उनका नाम बताइए। तो आपको याद रखना है जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक किस तरह से बनते हैं। देखिए जाइलम ऊतक का निर्माण 4 प्रकार के तत्वों से होता है। वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ये चारों तत्वों से जाइलम का निर्माण होता है। जाइलम जो प्लांट में पाया जाता है, प्लांट में जल के अवशोषण का जो कार्य कर रहा है वही जाइलम है। तो जाइलम कैसे बना? वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। अब हम जानेंगे कि कोशिका भित्ति के आधार पर जो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में क्या अंतर है। तो याद रखिए पैरेन्काइमा का पहला पॉइंट है कि भित्ति जो होती है इसकी पतली होती है और कोलेन्काइमा की कोशिका भित्ति क्या होती है? असमान रूप से मोटी होती है और थोड़ी सी पतली होती है। पर स्क्लेरेन्काइमा में कैसे होती है? मोटी कोशिका भित्ति। आप याद रखिए नारियल का रेशा अभी हमने देखा था, नारियल का जो रेशा था वो मोटा था तो इसकी कोशिका कैसी हो गई? मोटी हो गई। अब आ जाता है दूसरा पॉइंट, कोशिका द्रव्य कैसा होता है? सघन। पैरेन्काइमा में कोशिका द्रव्य सघन होता है और कोलेन्काइमा में जो कोशिका द्रव्य कम सघन। और याद रखिए स्क्लेरेन्काइमा में कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाता। तीसरा है रिक्तिका बड़ी एवं मध्य में होती हैं और कोलेन्काइमा में रिक्तिका छोटी और एक तरफ होती हैं और इनमें स्क्लेरेन्काइमा में रिक्तिका नहीं पाई जाती।
अगला है पैरेन्काइमा गोल अंडाकार होती हैं, और ये जो कोलेनकाइमा जो होती है, कोलेनकाइमा जो लंबी और स्थूल आकार की होती है, अभी चित्र दिखलाऊंगी आपको, लंबी, सक्रिय और मोटी और अनेक आकार की होती हैं स्क्लेरेन्काइमा। भोजन संचित करना, पैरेन्काइमा क्या करती हैं, भोजन को संचय करने का कार्य करती हैं। और कोलेनकाइमा जो है वो पैक्टिन का कानों में जमाना, मतलब जो कोलेनकाइमा क्या करती है, पैक्टिन का कोनों में जमना, मतलब पैक्टिन जो होता है वो साइड साइड में जमा हो जाता है। और जो स्क्लेरेन्काइमा है वो लिग्निन का जमना, यानी याद रखना स्क्लेरेन्काइमा में क्या बनता है, भोज्य पदार्थ लिग्निन के रूप में जमा हो जाता है। अगला है कुछ कोशिका प्रकाश संश्लेषण करती है, और इनमें कोलेनकाइमा में प्रकाश कुछ ही संश्लेषण होता है, और इनमें स्क्लेरेन्काइमा में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। लास्ट है कोशिकीय स्थान उपस्थित होता है, और याद रखना कोलेनकाइमा में और स्क्लेरेन्काइमा में अनुपस्थित होता है। इस प्रकार हमने जाना कि पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में क्या अंतर था। अब आ जाता है रंध्र। तो सबसे पहले रंध्र के कार्य क्वेश्चन में पूछा है, तो हम पहले ये तो जान लें कि रंध्र है क्या। तो आइए जानेंगे रंध्र है क्या। तो देखिए रंध्र जो है, रंध्र पत्तियों की निचली सतह, यानी जब हम पत्तियों को पलटाते हैं, ऊपर तो पाए जाते हैं पर निचली सतह में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, तो पत्तियों की निचली सतह में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। वही छिद्र क्या कहलाते हैं, रंध्र कहलाते हैं। तो अब ये रंध्र का कार्य होगा, तो वही कार्य को हम जानेंगे। तो पहला कार्य क्या है रंध्र का, ये कोशिकीय वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी किसके द्वारा होती है, रंध्र के द्वारा है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि CO2 और ऑक्सीजन का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो आपको याद रखना है रंध्रों के द्वारा। गैसों का अर्थ होता है CO2 ग्रहण करना और ऑक्सीजन को देना, तो ये प्लांट करते हैं, तो किसके माध्यम से, रंध्र के माध्यम से करते हैं। अब हम समझेंगे रेखित। देखिए प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न बोल रहा है कि 3 प्रकार की पेशियां रेशियो में चित्र बनाकर आप स्पष्ट कीजिए। 3 प्रकार की पेशियां हैं, जो रेखित पेशी, चिकनी पेशी और हृदयक पेशी। इन तीनों पेशी में अंतर बताना है। तो आइए हम अंतर को जानेंगे। अब जो अंतर है रेखित पेशी में, पहला बोलता है ये पेशी अस्थि से जुड़ी होती हैं, और अरेखित पेशी हैं ये अमाशय, छोटी आंत, मूत्राशय और फेफड़ों की श्वसन नली में पाई जा रही हैं। और जो हृदयक पेशी उसके नाम से स्पष्ट है कि हृदय में पाई जाएंगी। अगला है ये इसकी आकृति लंबी, बेलनाकार तथा अशाखित होती है। और हम आरेखित में देखें ये लंबी और शंक्वाकार की होती हैं। और हृदय पेशी जो होंगी वो कैसी होंगी, बेलनाकार होंगी। अगला है ये पार्श्व में हल्की व गहरी धारियों से बनी होती हैं। और अरेखित जो पेशी हैं वो मांसपेशियों में पट्टिकाओं नहीं होती, यानी इनकी जो मांसपेशियां हैं इनमें पट्टिकाएं नहीं पाई जाती हैं। और ये बिना शंक्वाकार सिरे वाली तथा हल्के जुड़ाव वाली होती हैं। फोर्थ है कि बहुकोशिकीय होती हैं, यानी ये जो रेखित पेशी हैं बहुकोशिकीय के साथ उनमें बहुत सारे जिनकी सेल्स हैं बहुत सारे नाभिक पाए जाते हैं। और जबकि अरेखित पेशी होती हैं उनमें केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है। और हृदय पेशी में भी केवल क्या होता है, एक ही केंद्रक पाया जाता है। आपको ये याद रखना है। अब अगला है हृदय में पैरों की जो पेशियां हैं, वो हाथों में जो पेशियां हैं वो कौन सी होती हैं, हमारी रेखित पेशी होती हैं। और अरेखित पेशी आहार नाल, हृदय, आँख की पलकें और फेफड़ों में पाई जाती हैं। और हृदयक पेशी आपको पता है कहाँ पाई जाएंगी, हृदय में ही पाई जाएंगी। तो आपको ये अंतर स्पष्ट हुआ कि ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक पेशी क्या हैं। तो आपको याद रखना ऐच्छिक और अनैच्छिक होती हैं। और अनैच्छिक 2 प्रकार की, हृदयक पेशी और कौन सी, अरेखित पेशी। अब हम जानेंगे कि रेखित हृदयक पेशी जो है उनका चित्र क्या है। देखिए आप चित्र के माध्यम से स्पष्ट हो रहा होगा कि ये इनके अंदर जो केंद्रक हैं वो किस स्थिति में बता रहे हैं। तो आपको स्पष्ट हो रहा है ये है रेखित, अरेखित और हृदयक पेशी के जो सेल्स हैं उनके चित्र, जो स्पष्ट कर रहे हैं कि कितने केंद्रक पाए जा रहे हैं, 1, 2 या अधिक। तो आप चित्र के माध्यम से
आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, पैरेन्काइमा ऊतक किस क्षेत्र में होते हैं? तो पत्तियां, फल और फूल ऐसे क्षेत्र हैं जहां पैरेन्काइमा ऊतक स्थित होते हैं। तो आपको याद रखना है पैरेन्काइमा कहाँ? पत्तियां, फल और फूल में पाए जाते हैं। पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है? सबसे पहले हमने देखा था एपिडर्मिस जो ऊतक है वो डिवाइडेड था। तो पौधों की बाह्य सतह पर उपस्थित एपिडर्मिस की निम्नलिखित भूमिका है। पहला, पौधों की प्रतिरोधी ऊतक है जो रक्षा करने का काम करती है। यह जलहानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात और परजीवी कवक के प्रवेश से उसकी रक्षा करती है। नंबर आगे 3, यह स्टोमेटर के द्वारा गैसों के आदान प्रदान में भी सहायक होती है। तो आप याद रखना, प्लांट की जो पत्ती होती है, पत्तियों में जो ऊपर यानी प्लांट है ऊपर जो सतह जो पाई जा रही है वो किसकी है? एपिडर्मिस की होती है। अगला अंतर है अस्थि और उपास्थि। वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, सब बच्चों को बहुत अच्छे से लिख के याद करना है। तो अस्थि ये ठोस पदार्थों से बने होता है और उपास्थि जो होती है वो अर्धठोस व लचीले पदार्थों से बना होता है। और अस्थि जो होती है वो कैल्शियम व फास्फोरस अस्थि जो होती है वो कैल्शियम और फास्फोरस लवण की बनी होती हैं। और उपास्थि जो है वो अंतःकोशिकीय स्थान में प्रोटीन व शर्करा की बनी होती हैं। और अस्थियों में बीच में अस्थि मज्जा पाई जाती है, जबकि उपास्थि में अस्थि मज्जा नहीं पाई जाती है। तो आपको ये 3 अंतर अस्थि और उपास्थि में याद रखना है। अस्थि को बोन्स कहते हैं और उपास्थि को कार्टिलेज कहते हैं। अगला आ जाता है स्टोमेटा, जो रंध्र हमने जाना, और कॉर्क। तो जो रंध्र और कॉर्क हैं वो क्या कार्य करते हैं? तो देखेंगे, ये पत्तियों की एपिडर्मिस में बहुत से छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो हमने पहले ही जाना कि पत्तियों की निचली सतह में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, जो गार्ड से, सुरक्षा गार्ड से घिरे हुए रहते हैं। और जड़ों में तने एवं वृद्धि होती है, वो द्वितीयक मेरिस्टेमिक एपिडर्मिस को बाहर की ओर धकेल देते हैं और ये पौधे में तने के बाहरी भाग में स्थित होते हैं। उन्हें ही कॉर्क कहते हैं, छाल के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो कॉर्क कहलाते हैं। अब स्टोमेटा क्या कार्य करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान का कार्य करता है। और कॉर्क जो होती है इनके बीच किसी भी प्रकार का अंतरकाश जो है अवकाश नहीं होता है। ये कोशिका में सुबेरिन के जमने से होता है। याद रखना है आपको, इनमें कोई अंतर अवकाश नहीं होता, पर क्या होता है इनमें जो अवकाश दिखाई देता है वो सुबेरिन के जमने से होता है। तो आप समझ गए होंगे कि स्टोमेटा और कॉर्क क्या बता रहा था। अब हम जानते हैं स्नायु यानी लिगामेंट और कंडरा जिसे हम टेंडन कहते हैं, वो टेंडन में अंतर क्या है? तो याद रखिए, स्नायु अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि अस्थि से अस्थि को किसने जोड़ा? तो याद रखना स्नायु ने, जिसे हम इंग्लिश में लिगामेंट कहते हैं। और कंडरा मतलब टेंड्रॉन, कंडरा क्या करते हैं? अस्थि को पेशियों से जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो आपको दोनों में अंतर याद रखना है। अस्थि से अस्थि किसने जोड़ी? स्नायु ने, लिगामेंट ने। और अस्थि को पेशी से किसने जोड़ा? टेंडन ने, कंडरा जिसको कहा जाता है। अब जो स्नायु जो है बहुत लचीली व मजबूत होती हैं। आपको याद रखना, अस्थि अस्थि जब जुड़ती हैं तो वो बहुत मजबूत होती हैं, पर जो कंडरा है, जो टेंडन जो होता है वो कैसा होता है? कम लचीली होती है। अगला है कि स्नायु जो होते हैं बहुत कम मैट्रिक्स उपस्थित, यानी उसमें जो द्रव्य भरा रहेगा वो कम मात्रा में भरा रहेगा। पर जो कंडरा है, कंडरा में जो टेंडन में जो लिगामेंट होता है, जो उसके कंडरा, याद रखना वो धागे के आकार का और बहुत मजबूत संरचनाएं होती हैं। तो ये हमने जाना स्नायु, लिगामेंट और टेंडन में अंतर। तो आपको याद रखना है कि स्नायु अस्थि अस्थि को जोड़ने का कार्य कर रहा है और टेंडन जो है वो अस्थि और पेशियों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो आपको ये अंतर जो है स्पष्ट हो गया होगा। इस प्रकार आज हमने ऊतक से रिलेटेड सारे प्रश्नोत्तर को जाना। अब हम अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे अच्छी स्लाइडों और अच्छे वीडियो के साथ। तो सारे बच्चे बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। आज की वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।
प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, जिससे आपको और अच्छी भी वीडियो मिल सकें।